गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट सेकंड ऑफ दैट अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी का जो पार्ट फर्स्ट है वो पहले ही हम लोगों ने कवर कर लिया है और ये काफ़ी लंबा सेक्शन, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सेक्शन है और ये अगर एक वीडियो बनाते तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। दैट्स वाई वी डिवाइड इट इनटू द पार्ट्स। सो ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में आपको सेक्शन 60 से लेकर 64 और रूल 41 से लेकर 43A ऑफ द ऑर्डर 21 ऑफ द CPC मिल जाएगा। ओके, सो इन दिस सेकेंड पार्ट वी विल ट्राई टू कंक्लूड द अटैचमेंट पार्ट और हमारे रूल 44 से लेकर 57 तक बाकी हैं। तो लेट्स सी, अगर इस वीडियो में अगर हम लोग कवर कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज और एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सो यस, रूल 44 अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ना। अगर कोई भी प्रॉपर्टी, अगर किसी भी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करना हो और वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कैसे किया जाएगा? बाय अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ वारंट ऑफ अटैचमेंट। ठीक है, तो कैसे इसका अटैचमेंट होगा? बाय अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ वारंट। और ये वारंट कहाँ चिपकाया जाएगा? एक तो जब सपोज कि अगर वो प्रोड्यूस जो है वो क्रॉप्स है, ठीक है, तो वो जो वारंट है वो ऑन द लैंड ऑन विच सच क्रॉप हैज़ ग्रॉन, तो वहाँ पर अफिक्स किया जाएगा। या फिर अगर वो जो प्रोड्यूस है, तो प्रोड्यूस अगर कट किया गया है या फिर गैदर किया गया है, तो जो थ्रेशिंग फ्लोर होते हैं, मतलब जो हम लोग खलियान की बात करें तो खलियान होते हैं ना, आटा छानना, भुसेरा निकालना, ऐसी जो प्लेस होती है वहाँ पर, या फिर ट्रीडिंग आउट ग्रेन होता है जहाँ पर पाव से हम लोग गेहूँ वगैरह सेपरेट करते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ पर फॉडर स्टैक है, मतलब कि गाय जो चारा खाती है, तो उस जगह पर इन जगह पर हम लोग अफिक्स कर सकते हैं उसकी कॉपी को। ठीक है, एक कॉपी तो हम लोगों को यहाँ फिक्स करनी पड़ती है और जो अनादर कॉपी है वो आउटर हाउस ऑफ द कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द और पार्ट ऑफ द हाउस, कि जहाँ पर जजमेंट डेटर रहता है, और या फिर कोर्ट की परमिशन से, अगर कोर्ट की परमिशन मिल जाती है तो हम लोग एक कॉपी वहाँ भी लगा सकते हैं कि जहाँ पर वो लास्टली रिसाइड करता था या फिर बिजनेस वगैरह करता था या फिर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन करता था। ठीक है, तो ये हो गया अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैसे करना है। सिंपल सी बात है कि आप जाओ और वारंट की जो कॉपी है उसको अफिक्स कर दो, चिपका दो। ठीक है, और कहाँ करना है? अगर क्रॉप्स है तो फिर आपको वहाँ करना पड़ेगा जहाँ पे ये जो लैंड है, जहाँ पे क्रॉप्स हैं। और अगर ये बात, अगर क्रॉप्स या फिर प्रोड्यूस जो है वो कट और गैदर्ड किए गए हैं, थ्रेशिंग फ्लोर्स है, या फिर ट्रेडिंग आउट ग्रेन है, या फिर फॉडर स्टेक है, तो यहाँ इन प्लेसेस पर एक कॉपी लगाई जाएगी। और एक अनादर कॉपी जो है, एक कॉपी पहले हो गई और एक कॉपी कि जहाँ पर जजमेंट डेटर रहता है या फिर लास्ट रेसिडेंट है या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन है या फिर बिजनेस करता है, तो ऐसे हम लोग अफिक्स करेंगे। ठीक है, अब रूल 45 की तरफ बढ़ते हैं। रूल 45 क्या कह रहा है कि प्रोविजन एज टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अंडर अटैचमेंट। तो अब इसकी मतलब जो हम लोगों ने अटैचमेंट कर रखी है, अब ये जो अटैचमेंट हम लोगों ने अफिक्सिंग कॉपी है, तो ये ऐसा माना जाएगा कि कोर्ट ने अपने पोजीशन में ले लिए हैं ये क्रॉप्स। ठीक है, कॉपी अफिक्स करवा देते हो, वारंट की कॉपी अगर आप अफिक्स करवा देते हो तो ऐसा माना जाता है कि कोर्ट ने अपने पोजीशन में ले लिए हैं। नाउ रूल 45 क्या कह रहा है कि प्रोविजन एज टू द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अंडर अटैचमेंट। तो अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अटैच कर लिया गया है और कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट शैल मेक सच अरेंजमेंट फॉर द कस्टडी देयर ऑफ एज इट डीम्स सफिशिएंट। और इसके लिए जो पर्सन यहाँ पर एप्लीकेशन करता है ना कि अटैचमेंट कर लो, या फिर कुछ एवरी एप्लीकेशन फॉर द अटैचमेंट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स जो आते हैं, तो इसमें एक चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि टाइम एट विच इट इज़ लाइकली टू बी फिट टू कट और गैदर द क्रॉप्स। तो अगर क्रॉप्स हैं वहाँ पर, तो किस समय पर, किस वक्त उस क्रॉप्स को हम लोग कट कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, ऐसा टाइम स्पेसिफाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोर्ट अरेंजमेंट कर सकेगा। ओके,
अब सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी इम्पोज बाय द कोर्ट। अब कोर्ट जो कंडीशन इम्पोज करता है, ठीक है, इन दिस बिहाफ ईदर इन द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और इन सब्सिक्वेंट ऑर्डर, तो फिर अटैचमेंट की ऑर्डर हो गई या फिर इन सब्सिक्वेंट ऑर्डर हो गई। नाउ जजमेंट डेटर क्या कर सकता है, ही मे टेंड, तो वो अपने क्रॉप्स को कट कर सकता है, गैदर कर सकता है, टेंड कर सकता है, स्टोर कर सकता है, स्टोर द प्रोड्यूस एंड डू एनी अदर एक्ट नेसेसरी फॉर मैच्योरिंग और प्रिजर्विंग इट। तो अपने क्रॉप्स को बचाने के लिए, मैच्योर करने के लिए, सेफ रखने के लिए जो भी कंडीशंस नेसेसरी है, वो सारी की सारी कंडीशंस, वो सारी की सारी एक्शन यहाँ पर जजमेंट डेटर ले सकता है। और अगर इन केस ही फेल्स और निग्लेक्ट्स टू डू, ठीक है, तो यहाँ पर डिक्री होल्डर विथ द असेंट ऑफ द कोर्ट ये सारी की सारी कंडीशन जो जजमेंट डेटर को फुलफिल करनी है वो डिक्री होल्डर फुलफिल कर लेगा, ठीक है। और जो कॉस्ट आएगा, जो खर्चा आएगा, वो फिर जजमेंट डेटर से वसूल करेगा, ठीक है, रिकवर कर लेगा। अब सब रूल 3 क्या कह रहा है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोगों ने अटैच कर लिया है और वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, तो हम लोग ये नहीं कर सकते कि क्रॉप्स को हम लोगों ने रिमूव कर दिया है फ्रॉम द लैंड, तो मियरली बिकॉज इट इज़ सिवर्ड फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम द लैंड, फ्रॉम द सॉइल, तो इसकी अटैचमेंट सीज हो गई है, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं कह सकते कि उसको रीअटैचमेंट में लेके आओ, ठीक है। Agricultural produce attached as a growing crop shall not be deemed to have ceased to be under attachment or to require reattachment merely because it is served from the soil, ठीक है। अब सब रूल 4 की बात करते हैं। अब इस सब रूल में ये कहा गया है कि अगर कोई भी ग्रोइंग क्रॉप जिनको अटैच कर लिया है वो टाइम उनकी जो फिट कंडीशन में आने से पहले ही अगर उनको कट किया है, ठीक है, लाइकली टू बी फिट, मतलब कि जो अभी फिट कंडीशन में नहीं है वो आगे चल के कुछ टाइम लेंगे, कंसिडरेबल टाइम के बाद में, ओके, हैज़ बीन मेड एट अ कंसिडरेबल टाइम बिफोर द क्रॉप इज़ लाइकली टू बी फिट और टू बी कट और गैदर्ड, द कोर्ट में सस्पेंड, कोर्ट क्या कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है एग्जीक्यूशन ऑर्डर को फॉर सच टाइम एज इट थिंक्स फिट कि जो क्रॉप के लिए नेसेसरी है, एंड मे इन इट्स डिस्क्रिशन मेक अ फर्दर ऑर्डर, फर्दर ऑर्डर क्या करेगी, प्रोहिबिटरी ऑर्डर करेगी कि जिसकी वजह से आप क्रॉप को रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, which are pending the execution of order of the attachment. देन सब रूल 5 ये कहता है कि ए ग्रोइंग क्रॉप विच फ्रॉम इट्स नेचर डज नॉट एडमिट ऑफ बीइंग स्टोर्ड, ठीक है, जो ग्रोइंग क्रॉप है जिनका स्टोरेज कर पाना मुश्किल है क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है कि उसे हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, डज नॉट एडमिट ऑफ बीइंग स्टोर्ड शैल नॉट बी अटैच, तो ऐसे जो प्रोड्यूस हैं उनको अटैच नहीं किया जा सकता अंडर दिस रूल एट एनी टाइम लेस दैन 20 days before the time at which it is likely to be fit to cut or gather, तो ऐसे जो क्रॉप्स हैं उनको एट एनी टाइम लेस देन 20 days के अंदर हम लोग अटैच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो 20 days के अंदर इन क्रॉप्स को अटैच नहीं किया जा सकता है। देन रूल 46 कहता है कि अटैचमेंट ऑफ डेब्ट, शेयर and other property not in possession of judgment debtor. Now in case of जो debt है not secured by negotiable instrument, जो debt है but secured नहीं है, unsecured है, not secured by negotiable instrument, a share in a capital of a corporation, तो अगर judgment debtor का कोई भी share है या फिर other movable property है not in a possession of the judgment debtor except the property deposited in or in the custody of any court, तो ठीक है ना, अगर कोई प्रॉपर्टी अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पोजीशन में नहीं है, इसके लिए एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो पहले से ही किसी कोर्ट के अंदर है, तो इन की चीज़ों में क्या होगा कि अगर डेप्ट है बट सिक्योर नहीं है, नॉट सिक्योर्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, शेयर इन द कॉर्पोरेशन है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय अ रिटन ऑर्डर, अटैचमेंट कैसे की जाएगी, रिटन ऑर्डर में, और ये प्रोहिबिटिंग करेगी, क्या प्रोहिबिट करेगी कि फर्स्टली इन द केस ऑफ ए डेब्ट, अब डेब्ट की बात करें तो डेब्ट में क्या प्रोहिबिट करेगी, द क्रेडिटर फ्रॉम रिकवरिंग द डेब्ट एंड डेटर
फ्रॉम मेकिंग पेमेंट देयर ऑफ अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर क्या हो गई कि जो कोर्ट है वो डेटर को कहेगा कि आप अपने क्रेडिटर को पैसे मत दो, और क्रेडिटर को कहेगा कि तुम उससे रिकवर मत करो अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसके बाद में ही डिसाइड होगा, ठीक है। अब डेप्ट की बात होगी। सेकेंड कंडीशन क्या थी कि अगर शेयर है कॉरपोरेशन में, ठीक है। अब इन केस ऑफ ए शेयर, द पर्सन इन हुज नेम द शेयर में बी स्टैंडिंग फ्रॉम ट्रांसफरिंग द सेम और रिसीविंग एनी डिविडेंड देयर ऑन। तो अ पर्सन जिसके नाम पर शेयर है उसको प्रोहिबिट कर दिया जाएगा फ्रॉम ट्रांसफरिंग द शेयर्स और रिसीविंग एनी डिविडेंड देयर ऑन, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या थी कि अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और जो जजमेंट डेटर के पोजीशन में नहीं है, तो इन केस ऑफ अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एज अफोरसेड द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द सेम फ्रॉम गिविंग इट ओवर टू द जजमेंट डेटर। तो अब जिस पर्सन के पोजीशन में ये प्रॉपर्टी है उस पर्सन को बोला जाएगा कि तुम ये प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर को मत दो अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। समझ में आ गया फर्स्ट सब क्लॉज? वेरी इजी है। क्या है इसमें कि अगर कोई भी इन केस ऑफ अगर डेप्ट है, सिक्योर्ड नहीं है बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर शेयर इन अ कैपिटल ऑफ ए कॉर्पोरेशन है, या फिर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि अदर पर्सन के पोजीशन में है और जो कोर्ट के पोजीशन, किसी भी कोर्ट के पोजीशन में नहीं है, तो इसकी अटैचमेंट कैसे की जाएगी? बाय रिटन ऑर्डर प्रोहिबिटरी ऑर्डर की जाएगी रिटन फॉर्म में। कैसे कि अगर वो डेप्ट है तो क्रेडिटर को बोला जाएगा कि भाई तुम यहाँ पर इस पर्सन से पैसे मत लो, और डेटर को बोला जाएगा कि तुम इस पर्सन को, अब क्रेडिटर को थोड़े पैसे मत दो फॉर अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। देन सेकेंड कंडीशन क्या थी कि अगर शेयर्स है तो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते और डिविडेंड रिसीव नहीं कर सकते। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, और मूवेबल प्रॉपर्टी जो है तो उसे, तो वो जिस व्यक्ति के पोजीशन में है उसको बोला जाएगा कि तुम हाल फिलहाल उसका पोजीशन उस पर्सन को मत दो, जजमेंट डेटर को मत दो, ठीक है। अब सब रूल सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। अब इसकी जो अटैचमेंट है वो कैसे होगी कि एक कॉपी जो है, कॉपी ऑफ ऑर्डर शाल अफिक्स करनी है कोर्ट के किसी भी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में, कि जिससे लोगों को पता चले, ठीक है। और जो अनादर कॉपी है वो इन केस ऑफ डेप्ट है तो डेटर को देनी है, ठीक है। मतलब कि डेटर के घर पे लगा दो या फिर किसी और तरीके से। और शेयर्स, इन केस ऑफ शेयर्स हैं तो फिर प्रॉपर ऑफिसर को देनी चाहिए ये कॉपी, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कॉरपोरेशन। एंड अगर ये मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जो पर्सन मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में है उसको ये अफिक्सिंग ऑर्डर की कॉपी देनी चाहिए, ठीक है। अब जो हम लोगों ने पहले डेप्ट की बात की थी, तो जो डेटर प्रोहिबिटेड अंडर क्लॉज 1 कि आप क्रेडिटर को पैसे मत दो, तो ही में पे, वो क्या कर सकता है? पेमेंट कर सकता है अमाउंट की ऑफ हिज डेप्ट इनटू द कोर्ट। वो कोर्ट में इसकी पेमेंट कर सकता है। एंड सच पेमेंट शैल डिस्चार्ज हिम एज इफेक्चुअली एज द पेमेंट टू पार्टी इंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम। तो वो पेमेंट उस पर्सन को, डिग्री होल्डर को डिस्चार्ज कर देगा एज टू द पार्टी एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम, ओके। अब रूल 46A क्या कहता है कि नोटिस टू गार्निशी। अब गार्निशी कौन होता है? इन शॉर्ट गार्निशी वो पर्सन होता है जो क्रेडिटर का क्रेडिटर होता है, ठीक है। गार्निशी इज सिंपल भाषा में हम लोग इसे क्रेडिटर का क्रेडिटर बोलेंगे। मीन्स अगर सपोज मिस्टर ए बोरोज मनी फ्रॉम मिस्टर बी, ठीक है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा डेटर और बी हो जाएगा क्रेडिटर। तो फिर अगर मीन वाइल या फिर उसके बाद में या फिर पहले कभी भी बी ने सी से बोरो किया है मनी, तो यहाँ बी हो जाएगा डेटर और सी हो जाएगा क्रेडिटर। तो अगर हम लोग ये चेन देखें तो ए ने बी से लिए, बी ने सी से लिए, तो ए का क्रेडिटर बन गया बी, बी का सी, ठीक है। तो ए यहाँ पर अगर यहाँ ए जो है डेटर बन जाता है, बी क्रेडिटर बन जाता है और उसका क्रेडिटर सी बन जाता है, तो ए को हम लोग गार्निशी कहेंगे। गार्निशी कैसे कहेंगे कि अब बी का जो अमाउंट है बी हट जाएगा और बोलेगा कि आपको मुझसे पैसे आने हैं, सी को बोलेगा कि आपको मुझसे पैसे आने हैं, सी बोलेगा हाँ भाई आने हैं, और बी ए को बोलेगा तुम्हें मुझे पैसे देने हैं, ए बोलेगा हाँ देने हैं। तो ये बोलेगा कि आप मेरी जगह सी को पैसे दे दो और यहाँ से मैं हट जाता हूँ, तो ए बन जाएगा गार्निशी, ओके। ना नोटिस टू गार्निशी। अब जो हम लोगों ने डेप्ट के बारे में पढ़ा है 46 में, ठीक है, तो जिस पर्सन को यहाँ जजमेंट डेटर ने डेप्ट दे के रखा है
तो वो गार्निशी बन जाएगा क्रेडिटर का, जजमेंट डेटर के क्रेडिटर का, ठीक है। तो गार्निशी को यहाँ पर एक नोटिस इशू किया जाएगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर के एप्लीकेशन पे यहाँ एक नोटिस इशू किया जाएगा गार्निशी को, और ऐसा माना जाएगा कि ही इज़ लाइबल टू पे डेप्ट और कॉलिंग अपॉन हिम ईदर टू पे इन टू कोर्ट डेप्ट ड्यू फ्रॉम हिम टू द जजमेंट डेटर, या तो आप अपने पैसे जजमेंट डेटर को दे दो, या फिर सो मच देयर ऑफ एज मे बी सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द डिग्री, या फिर कुछ ऐसे डिग्री को सेटिस्फाई कर दो, एंड कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा ऑफ द एग्जीक्यूशन, और टू अपीयर एंड शो कॉज, या फिर अपीयर रहो और शो कॉज दो कि वाई ही शुड नॉट डू सो, ठीक है। देन सेकेंड सब रूल यहाँ पर ये कहता है कि एन एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1, एप्लीकेशन मतलब जो क्रेडिटर ने कर रखा है, शैल बी मेड ऑन एफिडेविट, तो ये एप्लीकेशन एफिडेविट पे किया जाएगा, वेरीफाइंग द फैक्ट्स एलिज्ड एंड स्टेटिंग दैट इन द बिलीफ ऑफ डेपोनेंट द गार्निशी इज इंडेप्टेड टू द जजमेंट डेटर। एफिडेविट पे ये लिखना पड़ेगा कि जो गार्निशी है वो इंडेप्टेड है, उसे पैसा देना है, ही इज़ लाइबल टू मेक अ पेमेंट टू द जजमेंट डेटर, ठीक है। देन थर्ड सब रूल ये कह रहा है कि वेयर द गार्निशी पेज इन टू द कोर्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम टू द जजमेंट डेटर और सो मच एज टू सेटिस्फाई द डिग्री, एक तो ये जजमेंट डेटर को जो अमाउंट देना है वो पे कर देता है, या फिर डिग्री को सेटिस्फाई कर देता है, और कॉस्ट भी पे कर देता है। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में डायरेक्ट द अमाउंट में बी पेड टू द डिग्री होल्डर, ठीक है। डिग्री होल्डर यहाँ पर क्रेडिटर बन गया, या एक तरह से क्रेडिटर बन गया, तो गार्निशी डायरेक्टली पैसे किसको दे रहा है, क्रेडिटर को दे रहा है, मतलब कि डिग्री होल्डर को दे रहा है टूवर्ड्स द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिग्री एंड कॉस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन, ठीक है। नाउ सेक्शन रूल 46B क्या कह रहा है, ऑर्डर अगेंस्ट गार्निशी। अब ऑर्डर अगेंस्ट गार्निशी मतलब वेयर द गार्निशी डज नॉट फोर्थविथ पे इनटू द कोर्ट, पे कर देता है तो पहले प्रोसीजर देख ली, अब अगर गार्निशी कोर्ट में जो पेमेंट नहीं करता है और अमाउंट ड्यू है, ठीक है, टू द जजमेंट डेटर, और यहाँ पर डिग्री सेटिस्फाई नहीं हो रही है, कॉस्ट भी नहीं भर रखा है, एंड ही ऑल्सो डज नॉट अपीयर एंड शो कॉज इन आंसर टू द नोटिस, वो आया भी नहीं है, द कोर्ट में ऑर्डर गार्निशी टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ सच नोटिस। कोर्ट क्या कर सकती है, गार्निशी को कंप्लाई कर सकती है कि आप टर्म्स ऑफ द नोटिस के तहत चलो, एंड ऑन सच ऑर्डर एग्जीक्यूशन में इशू एस दो सच ऑर्डर वेयर अ डिग्री अगेंस्ट है, ठीक है। और सच ऑर्डर को कैसे ट्रीट किया जाएगा कि अगर ये ऑर्डर डिग्री है उस पर्सन के अगेंस्ट, उस गार्निशी के अगेंस्ट, ठीक है। रूल 46C, ट्रायल ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन। अब अगर जो गार्निशी है ये डिस्प्यूट्स वो अगर डिस्प्यूट्स खड़े करता है, यानी क्वेश्चन रेज करता है, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन, तो कोर्ट क्या करेगा, उन इश्यूज़ को, उन क्वेश्चन को जो नेसेसरी है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ लाइबिलिटी, इनको ट्राइड करेगा, ऐसे ट्राइड करेगा कि अगर वो सूट में ही अगर क्वेश्चन और इशू रेज्ड हुए हैं, और अपने और उन इश्यूज़ को सेटल करने के बाद अपनी ऑर्डर डिलीवर करेगा, ठीक है। अब इसे एक प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट इफ द डेब्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द एप्लीकेशन अंडर रूल 46A इज मेड, 46A में क्या है, पेमेंट हो चुका है, ठीक है, मतलब नोटिस दी है उस पर्सन को, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी बियॉन्ड द पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर ये जो मनी है वो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट को एक्सीड कर रही है, द कोर्ट शैल सेंड द एग्जीक्यूशन केस to the court of the district judge to which the said court is subordinate। तो यहाँ पर जो subordinate court है वो अपनी जो execution है वो district court को send कर देगा, and thereupon the court of district judge or any other competent court to which it may be transferred by the district judge shall deal with it in the same manner as if the case had been originally instituted in that court। तो वो जो कोर्ट है, एग्जीक्यूटरी कोर्ट है, जो एग्जीक्यूट करेगा ऑर्डर को, तो ऐसे ट्रीट करेगा कि जैसे उसने ही वो ऑर्डर बनाई है, वो डिग्री पास की है, ठीक है। देन आता है 46D, प्रोसीजर वेयर डेब्ट्स बिलोंगिंग टू थर्ड पर्सन। अब अगर डेब्ट जो है वो थर्ड पर्सन की बिलोंग्स में से है, वेयर इट इज़ सजेस्टेड और अपीयरेंस टू बी प्रोबेबल दैट
the debt belonging to some third person, or that any third person has a lien or charge on or other interest in such debt, the court may order such third person to appear and state the nature and particular of his claim. तो कोर्ट क्या करेगा, ऐसी सर्कमस्टांसेस में उस थर्ड पर्सन को बुलाएगा, अपीयर करवाएगा और स्टेट द नेचर एंड पर्टिकुलर ऑफ हिज क्लेम इफ एनी एंड टू सच डेट एंड प्रूव द सेम. ठीक है. देन 46A ऑर्डर एज रिगार्ड थर्ड पर्सन. अब आफ्टर हियरिंग सच थर्ड पर्सन को हियर करने के बाद में एंड एनी पर्सन और पर्सन हु मे सब्सिक्वेंटली और बी ऑर्डर टू अपीयर. ठीक है, थर्ड पर्सन को आपने हियर कर लिया है और एनी अदर पर्सन जो कि अपीयर हो रहा है, और वेदर सच थर्ड पर्सन और अदर पर्सन्स डू नॉट अपीयर. ठीक है, when so order the court may make such order as is herein before provided. तो अगर वो थर्ड पर्सन नहीं आते हैं तो कोर्ट अपनी ऑर्डर प्रोवाइड कर देगा एज इन अबो, और सच अदर orders upon such terms if any with respect to the lien, charge or interest as the case may be of such third person or other person एज इट डीम्स फिट और प्रॉपर. ठीक है, तो अगर थर्ड पर्सन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी कोर्ट क्या करेगी, अपनी ऑर्डर पहले के जैसे पास कर देगी, या फिर कुछ या फिर अगर लीन है, सिक्योरिटी है, चार्ज है तो इसके ऊपर डील करेगी. ओके. नाउ 46F क्या कहता है, पेमेंट बाय गार्निशी टू बी वैलिड डिस्चार्ज. जो पेमेंट कर रखा है ना गार्निशी ने ऑन नोटिस अंडर सेक्शन 46A, तो इसको वैलिड शैल बी वैलिड डिस्चार्ज माना जाएगा. ठीक है, और जो अगेंस्ट द जजमेंट डेटर. ठीक है, सिंपल सा था. देन 46G कहता है कॉस्ट. अब कॉस्ट कौन पे करेगा 46A के अंडर, तो एनी पर्सन एट द डिस्क्रिशन शैल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट डिसाइड करेगा. देन 46H कहता है अपील्स. नाउ एन ऑर्डर मेड अंडर रूल 46B एंड 46C. 46B क्या है कि ऑर्डर अगेंस्ट गार्निशी है या फिर ट्रायल ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन अगेंस्ट गार्निशी है, तो इनकी अपील कहाँ जाएगी. और ई में क्या दिया है, ऑर्डर अगेंस्ट थर्ड पर्सन, तो इनकी अपील शैल बी अपीलेबल एज अ डिक्री. तो यहाँ पर राइट टू अपील प्रेजेंट है. देन 46I एप्लीकेशन टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46A to H जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ी हैं अब तक, बोथ इंक्लूसिव, शैल so far as may be apply in relation to negotiable instrument attached under rule 51 as they apply in relation to debts. Then 47 की बात करें, rule 47, attachment of share in movables, where the property to be attached or consist of shares or interest of any of the judgment debtor in the movable property belonging to him and another as a co-owners. The attachment shall be made by notice to the judgment debtor prohibiting him from transferring the share or interest or discharge or charging it in any other way. ठीक है, सिंपल है ये. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि अटैचमेंट ऑफ शेयर इन मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, कि नोटिस दे देंगे उस जजमेंट डेटर को कि और प्रोहिबिट कर देंगे फ्रॉम ट्रांसफरिंग हिज शेयर और चार्जिंग इट एनी वे. ठीक है, सो दिस वाज अप टू रूल 47. और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा बन चुका है, 24 मिनट्स तक का बन चुका है. सो ठीक है, हम लोग पार्ट 3 भी बनाएंगे. अपलोड करने में तकलीफ़ हो जाती है, दैट्स वाई. ओके, ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 3 में.